ये किस्सा है कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के रणजीत का। रणजीत हॉस्टल में एडमिशन लेता है। उसे दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। वो कॉलेज की एडमिशन के पूरे रूल रेगुलेशन के साथ प्रोसीजर को भी फॉलो करता था, उन्हें कंप्लीट करता है और वहाँ वो एक हॉस्टल में भी एडमिशन लेता है। अब जिस कॉलेज में रंजीत ने एडमिशन लिया था वो एक प्राइवेट कॉलेज होता है। प्राइवेट कॉलेज की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर 5-6 उनके पास हॉस्टल्स होते हैं और इस बाउंड्री के जस्ट पीछे एक और बिल्डिंग होती है जो कि एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था। लेकिन अब वो कोचिंग सेंटर काफी टाइम से बंद पड़ा था और उसके बंद होने का रीजन ये था कि वहां पर एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था और उसका रीजन था कि किसी लड़के के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था। लव अफेयर को लेकर कुछ ऐसा ही था और इसी वजह से उस लड़की ने 3rd फ्लोर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी थी और इसी वजह से वो बिल्डिंग भी काफी सालों से बंद पड़ी थी। वहां कोई भी नहीं था और ना ही कोई वहां पर जाता था। अब वहां पर वो कोचिंग क्लासेस भी नहीं चलती थी और वो बिल्डिंग भी अब पूरी खाली पड़ी थी और इसी का फायदा उठाकर कॉलेज वालों ने उस कोचिंग के हिस्से को भी खरीद लिया और उसे भी अपने एरिया में शामिल कर लिया और उसे एक हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसे हॉस्टल में कन्वर्ट करें 12 साल हो चुके थे और अब रंजीत इस हॉस्टल में रहने आता है क्योंकि रंजीत का एडमिशन उसी कॉलेज हो जाता है और साथ ही साथ हॉस्टल में भी। लेकिन रंजीत को हॉस्टल के उसी एरिया में रूम मिलता है जिसमें उस लड़की ने सुसाइड किया था। अफवाहें तो काफी सारे थे, सबने सुना भी बहुत कुछ था, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ था जिससे कि इस बिल्डिंग में लॉक लगाया जाता या फिर वहां जाने से लोगों को डर लगता। लेकिन फिर भी जो लोग उस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानते थे उनके मन में इस बिल्डिंग को लेकर थोड़ा सा डर तो रहता ही था। अब रंजीत को जो हॉस्टल में रूम मिला था वो उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के कॉर्नर में मिला था जहां से उस लड़की ने सुसाइड किया था। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता दूं कि बाकी के जो हॉस्टल्स थे उन्हें कॉलेज वालों ने अच्छे से कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने हिसाब से कि थोड़ा खुला एरिया हो, ओपन हो, हर रूम में खिड़की हो। मतलब कि कॉलेज वालों ने अपने बनाए हुए सभी हॉस्टल को अच्छे से बनवाए थे ताकि वहां पर हवा और नेचुरल लाइट भी आते रहे और वहां पर रहने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन जब कॉलेज वालों ने कोचिंग सेंटर के एरिया को अपने अंदर लिया तो वो कोचिंग की जो बिल्डिंग थी वो बड़े अजीब तरह की थी। मतलब कि 4 फ्लोर के उस बिल्डिंग में लगभग 16 कमरे थे, लेकिन इतने बड़े बिल्डिंग में ना तो एक भी खिड़की थी और ना ही बाहर से अंदर लाइट आने का कोई भी सोर्स मौजूद था। मतलब कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से पैक था, बाहर से अंदर रोशनी आने का एक भी जरिया उस बिल्डिंग में नहीं था और इसी वजह से ज्यादातर समय उस बिल्डिंग में अंधेरा ही रहता था। और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का था कि अगर कोई इस बिल्डिंग का मेन डोर बंद कर दे तो फिर इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी इंटर नहीं कर सकता था। मतलब कि इस बिल्डिंग में या तो छत से इंटर किया जा सकता था या फिर मेन गेट से ही इस बिल्डिंग के अंदर आया जा सकता था। अब इस बिल्डिंग में रंजीत को जो रूम मिला था वो उसे 2nd फ्लोर पर मिला था। रंजीत का हॉस्टल सही चल रहा होता है, इसकी पढ़ाई सही चल रही होती है, इसके कॉलेज में भी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होती है, हर कोई वहां के कैंटीन में जाता, खाता पीना खाता। मतलब कि वहां पर ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसके वजह से किसी के मन में कोई भी डर बैठे। लेकिन हाँ, यहाँ के बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी जब बाहर के लोग उनसे कहते थे कि अरे तू तो उसी भूतिया हॉस्टल में रहता है ना। हॉस्टल के बाहर लोग हॉस्टल के बच्चों को ऐसी बातें बोला करते थे जिससे वहां के बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहता था। तो ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और अब आता है दशहरे का टाइम। दशहरे के टाइम पर दशहरे से 9 दिन पहले नवरात्रा आते हैं जिसमें कॉलेज से इन्हें 6 से 7 दिन की छुट्टी मिलती है। तो वार्डन डिसाइड करती है कि जो 6th डे है उसे हम क्लोजर डे रखेंगे। हॉस्टल का 6th डे को हॉस्टल को बंद कर देंगे। उसके बाद जब कॉलेज ओपन होगा तब जाकर तुम सब हॉस्टल में दोबारा आ सकते हो। लेकिन जो रणजीत था उसके फादर की वार्डन के साथ अच्छी बनती थी, मतलब कि उनके अच्छे रिलेशन थे। तो सारे हॉस्टल के बंद होने के बाद भी रणजीत के कोचिंग सेंटर में एक दिन एक्स्ट्रा क्लास होता है। तो रणजीत सोचता है कि मैं अपना लास्ट क्लास भी कर लूंगा और फिर आराम से अगले सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। इसीलिए अब रणजीत ने अपने फादर को वार्डन से बात करने को कहा कि वो उसे हॉस्टल में एक एक्स्ट्रा दिन रहने दे। वार्डन के उसके फादर से अच्छे रिलेशन होते हैं तो वार्डन हाँ कर देती है, पर वो बोलती है कि ध्यान रखना कि वहां ज्यादा लाइट्स वगैरह जो कॉरिडोर में लगे हुए हैं उन्हें ऑन मत करना, सब कुछ बंद रखना। और ये बात ना थोड़ी अजीब थी क्योंकि वो बिल्डिंग जो कि हॉस्टल था वो वैसे ही बहुत डार्क था, अंदर रोशनी के आने का कोई जरिया भी नहीं था और उसमें भी वो कह रही थी कि ज्यादा लाइट्स वगैरह ऑन मत रखना, मैंने अपने रिस्क पर परमिशन दिया है। तो उसके पापा रंजीत को बोलते हैं कि रंजीत इन बातों को याद रखना, ठीक है। इतना सुनकर रंजीत वहां से निकल जाता है और वो कोचिंग लगा कर आता है, पर दिन भर बाहर रहता है। वो हॉस्टल में सोने के लिए भी नहीं जाता है
बार बार सामने गार्डन में जाकर बैठ जाता है। लेकिन फिर लगभग 10 बजे जैसे ही वो अपने हॉस्टल की तरफ जाता है, जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर एंट्री करता है, मैन डोर से तो पूरा कॉरिडोर ऐसे दिख रहा था मानो जैसे वो किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि किसी भूतिया महल में हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इधर रूम में भी बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। रंजीत को उस दिन पहली उस बिल्डिंग में थोड़ा डर का एहसास हुआ था। उसके मन के अंदर ही एकदम वो डर वाला फैक्टर आता है। वैसा ही इतना अंधेरा, इतनी शांति की उसे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन फिर उसने अपने फोन की लाइट को ऑन किया और वो चलने लगा। जैसे ही वो कॉरिडोर को पार करता है तो वो स्टेज पर पहुंचता है और अब वो सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगता है। सेकंड फ्लोर पर इतना अंधेरा होता है कि उसे फोन ऑन इन करना ही पड़ता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में जैसा कि हमने पहले ही बताया कि न तो कोई खिड़की थी जहां से लाइट अंदर आ सके और ना ही वहां पर कोई वेंटिलेशन का जरिया था जहां से हवा अंदर आ सके। अब रंजीत चलते चलते अपने डोर की तरफ पहुंचा और डोर ओपन किया और अंदर रूम में बैठा, स्टडी टेबल वगैरह ठीक करा और फिर अपने बेड पर लेट गया। लेकिन उसे ना आज पहली बार उस एनवायरनमेंट में अजीब सा लग रहा था। उसके मन में डर बैठ गया था। कुछ तो वहां का ये माहौल देखकर और कुछ बाहर के लोगों की बातों को सुनकर उसे अब अपने हॉस्टल के रूम में ही डर लगने लगा था। उस हॉस्टल में इतना अंधेरा था, इतनी शांति थी कि वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन उसने इन सभी बातों को इग्नोर किया और जाकर अपने बेड पर लेट गया। अब जो उस हॉस्टल का वार्डन था, जो केयर टेकर था, उसको ये बोला हुआ था कि तू एक बार रंजीत से जाकर पूछ लेना कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और अगर वो चाहता है कि तू आज रात को उसी के साथ उसी के रूम में सोए तो आज रात तू उसी के साथ सो जियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो केयर टेकर था वो क्या करता था कि मेन गेट से अंदर आता था और फिर वो उसे लॉक करके वो छत पर जाकर सोता था। लेकिन वो उस रात रंजीत से जाकर पूछता है कि मैं आपके रूम में सो जाऊं, अगर आपको डर वगैरह लगता है तो। तभी रंजीत ने उसे कहा, नहीं सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वो हमेशा की तरह छत पर जाकर सो गया। फिर रात के लगभग 11 बज गए थे और वहां पर अंधेरा और भी ज्यादा हो चुका था। साथ ही वहां पर शांति भी बहुत ज्यादा थी, इतना कि घड़ी के कांटे की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे। लेकिन उस समय भी रंजीत ने इन सभी बातों को इग्नोर किया और अपना फोन निकला और नॉर्मली सोशल मीडिया यूज करने लगा, दोस्तों से बातें करने लगा, व्हाट्सएप वगैरह चलने लगा। अब कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद 12 बजे, वो ये डिसाइड करता है कि अब उसे सो जाना चाहिए। और जैसे ही सोने जाता है, मतलब बेड पर लेटा है, लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ करता है और कंबल ओढ़कर वो अपने फोन को यूज कर रहा होता है। इस समय रात के करीब 12:30 बज चुके थे। रंजीत लगभग सोने वाला ही होता है, तभी अचानक से उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने देती है। और वो जो भी थी, उसने पायल पहनी हुई थी, क्योंकि बाहर से छन छन की आवाजें आ रही थी। इस समय वहां पर इतना साइलेंस होता है कि रंजीत क्लियरली एक एक स्टेप्स को सुन पाता है कि बाहर कोई चल रहा है। रंजीत का जो रूम था वो बिल्कुल कॉर्नर में था और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस खाली था और उसके पीछे एक दीवान था। लेकिन ठीक उसके दरवाजे से किसी ने चलना शुरू किया। उसने 5-6 स्टेप्स लिए। वहां पर इतना साइलेंस था कि रंजीत क्लियरली उन स्टेप्स को गिन पा रहा था और वो एकदम से डर गया और सोचा कि किसी लड़की के पायल की आवाज है। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है, एक बंदा है। वो छत पर सोया हुआ है और वहां पे हल्की हल्की पायल पहनकर चलने की आवाजें आ रही थी। इस टाइम पर वो चलते चलते रंजीत के रूम को क्रॉस करके चली गई थी। रंजीत ने उस टाइम पर अपने फोन की जो लाइट थी वो भी बंद कर दी कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए और किसी को कुछ पता ना चले। रंजीत के गेट के बाहर अभी भी वो खड़ी थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो उसे आवाज मार के ये पूछ सके कि कौन है बाहर। 2, 4, 5 मिनट का टाइम निकला। अब इसको फिर से आवाज आ रही थी कि उसी साइड से अब कोई स्टेप बाय स्टेप छन 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 कोई चलता हुआ मेरे डोर की तरफ से निकाला और मेरी डोर पर रुक गया। वो जो छन छन है वो कुछ और नहीं, किसी के चलने की स्टेप्स की आवाज है जो कि मेरे डोर पर खत्म हुई थी। क्लियरली पता लग रहा है कि जो भी चल रहा था वो मेरी डोर पर खड़ा है। अब रंजीत की इतनी हालत खराब हो गई थी कि इसने लाइट भी बंद कर दी, सिर्फ अपना मुंह दबाकर रो रहा था। कंटिन्यूअस आवाज आ रही है। इमेजिन करो, वो डार्कनेस रूम में कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्डिंग में कोई नहीं है, घड़ी की भी आवाज आ रही है। मन में डर बैठा हुआ है और बाहर से एक पायल की आवाज आ रही है। वो जो भी है वो उसके डोर पर खड़ी है। रंजीत इतना डर गया था कि उसने सांस भी जिंदा रहने भर लेनी शुरू कर दी, ताकि अगर कोई है तो किसी को पता ना लगे कि मैं भी यहां पर हूं। और बस वो मुंह दबाकर रो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा से चलना शुरू किया।
और अब वो आवाज इसके रूम से थोड़ी दूर से आने लगी थी। वो चलते 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 दूर चला गया इसके रूम से, और रंजीत अभी भी बस कंटिन्यूअसली रो रहा था। अपने कंबल में बैठा हुआ मन में इसके ऐसे थॉट्स थे कि कहीं ऐसा तो नहीं यार कि जो बंदा ऊपर सो रहा है वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो, वो मुझे डरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस टाइम पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और फिर अचानक से वो सारी आवाजें आनी बंद हो गई। रंजीत अभी भी बस रो रहा था, और फिर दोबारा से लगभग 10 मिनट के बाद कोई उसके गेट के बाहर एक छोर से दूसरे छोर की ओर भागने लगता है। लगभग 7 से 8 बार वो ऐसे ही भागती है, और भागते भागते वो हंस भी रही थी, जिससे ये तो साफ हो गया था कि वो ऊपर वाला बंदा नहीं है, क्योंकि वो एक लड़का है। और ये हंसने की आवाज किसी लड़की की है। इस समय ये इतना ज्यादा डर चुका था कि इसने अपना फोन निकाला और उसमें हनुमान चालीसा लगा दिया, और खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हालांकि वो रो ही रहा था, लेकिन फिर भी वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, रोता है, पढ़ता है, रोता है, फिर पढ़ता है, और फिर ऐसे ही करते करते 4-5 घंटे बीत जाते हैं। और उसी दौरान उसकी आंख भी लग गई थी और वो सो गया था। फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। सुबह के 8 बज चुके हैं। तभी उसने एकदम से अपना फोन उठाया, बैग लिया और तुरंत ही वहां से निकल गया। सीधा उसने अपने घर का टिकट लिया और अपने घर पे जाके सबको उसने ये बात बताई और कहा कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं दोबारा उस हॉस्टल में रहने नहीं जाऊंगा। आप लोग मेरा सारा सामान जाकर ले आए। मैं अब कभी भी उस रूम में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब जैसे ही 7-8 दिन के बाद उसका कॉलेज स्टार्ट होता है, तो घर वालों ने रंजीत के लिए बाहर रूम देख लिया होता, और ये बाहर रूम में रहने चला जाता है। वहां रहने लगता है, कॉलेज आते जाते रहता है, मेंस भी आता जाता है, बस वो उस हॉस्टल में नहीं जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद उसे कॉलेज में एक किस्सा सुनने को आता है कि उधर उस ब्लॉक में किसी ने किसी लड़की के पायल के चलने की आवाज सुनी थी। रात को पायल की आवाज आ रही थी, एक बच्चे को सुनी, और फिर उसने पूरे हॉस्टल में इस बात को फैला दिया। और तब जाके रंजीत कंफर्म हो गया था कि उस रात जो भी उसने फील किया था, जो भी उसने सुना, वो सब बिल्कुल सच था। उस रात वहां पर कोई तो था या थी, वो किसी लड़की के पायल की आवाज थी, और वो बिल्कुल सच थी। और आखिर में रंजीत ने सबको यही बताया कि इस हॉस्टल में सच में कोई तो है जो रात में उस पूरे बिल्डिंग में घूमती है। तो दोस्तों, ये थी एक दिल्ली के हॉन्टेड हॉस्टल की सच्ची कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें।